जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। हज़ारीबाग में चुनावी माहौल है और कल जो है चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो हम लोग भी फील्ड में घूम रहे थे, कांग्रेस के प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी, जेबी केसेस के प्रत्याशी सबके साथ घूम रहे थे। तो भाजपा के प्रत्याशी के साथ जब देखा तो प्रदीप प्रसाद जी बहुत साथ साथ घूम रहे थे। कांग्रेस में देखा तो मुन्ना सिंह जी बहुत घूम रहे थे और जेबी केसेस में तो उदय मेहता और भी बहुत लोग हैं जो साथ में उनके घूम रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना चाय पे चर्चा किया जाए, जो लोग उनके साथ प्रत्याशी के साथ लगातार जो है डटे रहें, डे वन से उनके साथ रहें और कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तो क्या है माहौल। तो प्रदीप जी, आपको लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं ताबड़तोड़। हमको लगता है कि जो प्रत्याशी हैं उनसे ज़्यादा आप ही घूम रहे हैं, क्यों ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है और लोगों का जो रुझान है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जहाँ गांव में जा रहे हैं, तो जो रुझान है उससे हम लोग का हौसला इतना बुलंद है कि हम लोग को ना थकावट हो रही है ना कुछ हो रही है। मोदी जी के प्रति जो लोगों का आस्था है और विधायक हमारे बड़े भाई मनीष जायसवाल के प्रति भी लोगों का आस्था है। 10 साल का उनका कार्यकाल देख के हर लोग चाह रहे हैं कि घर का बेटा ये खड़ा हुआ है, इसको हम लोग वोट दें। आज तक जो सांसद थे उससे इजी अवेलेबल नहीं हो पाते थे, तो ये इजीली अवेलेबल हो रहे एक हैं। टाइम था कुछ साल पहले आपके प्रतिद्वंदी थे मनीष जायसवाल जी, जब आप साथ में लड़ रहे थे जी और अभी बिल्कुल। उनके लिए ही प्रचार कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? मतलब आपस में कहीं देखिए, झगड़ा वगड़ा बीच में तो नहीं हो जा रहा है? आज तक कभी नहीं हुआ। 2014 में हम लोग चुनाव साथ लड़े थे। मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था, वो भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे। 41% पोल का हमको आया था, बाकी हमारे बड़े भाई मनीष जायसवाल को आया था। और हम लोग को लगा था कि ये क्षेत्र में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे क्योंकि एक व्यापारिक फैमिली से आते हैं। लेकिन जस्ट उल्टा उन्होंने काम किया और 10 साल एकदम डटे रहे लोगों के बीच में। मेरा मेन काम समाज सेवा था और मैं समाज सेवा के प्रति भी डटा रहा। 365 दिन हमारा ऑफिस खुला रहता है और हम लोग भी पूरा टीम लगा हुआ रहता है। तो वही मैं और जानना चाह रहा हूँ कि जब एक चुनाव प्रत्याशी हार जाता है तो क्या करता है? बहुत लोग रिटायर कर जाते हैं और वो काम करना छोड़ देते हैं पार्टी के लिए, क्योंकि उनका मनोबल जो है टूट जाता है। आपने कैसे इसको रिकवर किया और लगे रहे हैं अभी तक? देखिए, इसमें तो यही कहना चाहेंगे ना कि आप हार के भी जीतते हैं। मैं जब हारा था तो शायद जो जुलूस में, विधायक जी के जुलूस में जितने लोग थे उससे ज़्यादा मेरे ऑफिस में रोने वाले थे। तो एक अलग तरह का मान सम्मान भी मिलता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोगों का आपके प्रति प्यार स्नेह बना रहता है और लोगों को विश्वास है कि इस कार्यालय में आएंगे तो हम निराश होकर नहीं जाएंगे। और हम लोग लगे हुए हैं और जितना हम किए उससे मनीष जायसवाल भी कभी कम नहीं किए। वो भी रात दिन, चाहे कोरोना काल हो या कोई भी मुसीबत लेके जाता है तो किए। और हम लोग जब जाते हैं फील्ड में तो नई पार्टी जो होती है, जेबी केसेस हो गई या कोई भी पार्टी हो गई, तो वो भीड़ कर देते हैं, सभा में भीड़ कर देते हैं। तो उनसे मेरा एक सवाल रहता है, हर बार रहता है, कि ये जो भीड़ आती है ये वोट में तब्दील होती है कि नहीं? क्योंकि आपने खुद चुनाव लड़ा है। आप जब पहले सभा करते होंगे चुनाव में और वो वोट में तब्दील जब हो जाता है तब कैसा लगता है और कितना कॉन्फिडेंस होता है कि जो भीड़ आ रही है वोट में कब तब्दील होगी, ये कब पता चलता है आप लोगों को? देखिए, इसका तो आकलन हो ही जाता है। भीड़ वोट हो जाए संभव नहीं है। कभी भीड़ वोट भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। वो आकलन करना पड़ता है, उसको बताया नहीं जा आपके सकता। टाइम में कैसे हो गया फिर? भीड़ भी आया और 62,000 वोट भी ले आए आपसे? भीड़ भी, मेरा तो रिकॉर्ड आया था। हाँ। जो भीड़ आए थे 1 लाख के लोग करीब भीड़ थे। आज तक हजारीबाग में उतना भीड़ हुआ नहीं। लेकिन कुछ परिस्थितियां बदली 1-2 रोज में। जो हम लोग राजनीतिक से बहुत दूर थे, जानते नहीं थे, हम लोग समाज सेवा में थे, तो इसके कारण हम लोग चुक गए। तो मतलब भीड़ वोट में कन्वर्ट हो सकता है, ये है ना? हाँ, इज पॉसिबल। तो क्या जेबी केसेस वाला कन्वर्ट कर लेगा क्या यहाँ पे? लगता है, लेकिन जेबी केसेस का कुछ मैच्योरिटी इस कारण नहीं हो पा रहा है। एक बुद्धिजीवी का टीम उनके साथ मेरे को देखने में नहीं मिलता है। वो लोग भी अपने लोग हैं, मैं भी हमेशा उन लोगों को सुझाव दिया हूँ कि कुछ अच्छा मार्गदर्शन करने वाले कुछ बुद्धिजीवी लोग को अपने साथ जोड़ें। युवा लोग हैं, झारखंड के प्रति उनका भी सोच है, किधर से गाड़ी जाएगी, किधर चलाना चाहिए, किधर नहीं चलाना, उसका अभाव है अभी। तो ये बताइए, आपने जब शुरू की स्टार्टिंग प्रचार जब बहुत धीमा था, जब कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं घोषित किया था, और जब कांग्रेस ने कैंडिडेट घोषित कर दिया तो फिर कैसा रहा चुनाव प्रचार? किस फील्ड में जाने लगे? क्या स्ट्रेटजी बदली, कैसे हुई? देखिए, ऐसा नहीं कि कांग्रेस का प्रत्याशी आने के बाद कोई रणनीति चेंज करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मूठ का अभी भी उन लोग हार मान चुके हैं। उनके जो गॉडफादर कोई बने हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उनके दिशा निर्देश पे चल रहे हैं। लेकिन मोदी जी का जो वेव चल रहा है
उससे किसी को बच पाना मुश्किल है। मोदी जी को 80% पोल मोदी जी के प्रति जाएगा। तो जैसे हम देख रहे हैं कि मोदी जी सिमरिया में सभा कर रहे हैं, बगोदर में सभा कर रहे हैं, कोडरमा में, लेकिन हज़ारीबाग में, गांधी मैदान में देखा गया है, 14 में भी आए थे, 19 में भी आए थे प्रचार करने के लिए। क्या कारण है कि मनीष जी के लिए मोदी जी नहीं आ रहे हैं? देखिए, कारण ये हज़ारीबाग को सबसे सुरक्षित सीट शुरू से माना जा रहा है और सिमरिया में करने का यही कारण रहा कि मोदी जी दोनों लोकसभा को टच कर पाए। हज़ारीबाग हो गया, बॉर्डर पे किया गया, और चतरा दोनों के लिए किया गया। उसी तरह गिरिडीह में किया गया, बिरनी में किया गया कि कोडरमा और बिरनी का दोनों का हो। तो इस बार स्ट्रेटेजी वैसा बनाया गया समय के अभाव के चलते कि एक बार में 2 लोकसभा 3 लोकसभा को का हम ये कर पाए। तो जैसे बूथ मैनेजमेंट का आपको पहले भी एक्सपीरियंस रहा है, खुद आप चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार क्या उसी स्टाइल में कर रहे हैं, कुछ चेंज है, कुछ बदलाव है, कैसे? देखिए, बूथ मैनेजमेंट का तो हमको कोई एक्सपीरियंस अभी भी नहीं है, मैं अपने, लेकिन भाजपा का जो संगठन है वो बहुत बेहतर तरीके से पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र और मंडल जो बनाए हैं, एक एक बूथ तक वोटर तक जाने का उन लोग का बहुत बढ़िया व्यवस्था है और अच्छी तरह से हो रहा है। अच्छा, अरे हम लोग चाय पे चर्चा, चाय पी लेते हैं। हाँ। तो शाम का टाइम है और चुनाव शहर में जाएंगे तो शोर कम है इस बार, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सवाल अगला यही है कि पिछले बार जब 2014 में मोदी जी आए थे तो चाय पे चर्चा चल रहा था हर चौक में, झंडा चौक हो चाहे इंद्रपुरी चौक हो या पूरे देश में, कि चाय पे चर्चा होगा। मोदी जी चाय से आए, मतलब प्रधानमंत्री बने जो चाय बेचते थे। इस बार वो चर्चा नहीं देखा जा रहा है कि चाय पे चुनावी चर्चा नहीं हो रहा है। देखिए, गर्मी का माहौल है। पिछले बार जो चाय पे चर्चा का जो ज़्यादा चर्चा हुआ था वो विधानसभा के चुनाव में हुआ था। उस समय ठंड थी तो चाय की ज़्यादा तलब महसूस करते थे। अभी तो आदमी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, छाछ पी रहे हो, उस तरह का चर्चा चल रहा है, इसलिए शायद चर्चा ना हो पा रहा है। और बार बार एक ही चीज़ करेंगे तो लोग थोड़ा उब भी जाते हैं। अब की बार 400, हाँ, चेंज होता है। अब की बार 400 पार। तो ये 4 फेज के बाद क्या लग रहा है, 400 पार है कि कुछ? देखिए, बहुत बड़ा देश है और सुनने में जैसे आ रहा है, संगठन के लोग जैसे बोल रहे हैं कि 400 पार हम लोग कर जाएंगे। साउथ में भी बहुत अच्छा इस बार परफॉर्मेंस हो रहा है। मेन साउथ के चलते ही कन्फ्यूजन जो हो पा रहा था, लेकिन साउथ में भी बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है और नॉर्थ भारत तो भाजपा का गढ़ था और वो रहेगा। एक सवाल, जैसे मोदी जी जब स्टार्ट किया था मोदी जी ने रैली तो बहुत सारी विकास की बात कर रहे थे और 2014 के चुनाव में भी देखा था कि महंगाई, ये मुद्दे थे जिस पे ये सरकार गिरी थी और फिर बन के आए थे। फिर मोदी जी ने बहुत सारा चीज़ दिया, गारंटी, जैसे स्मार्ट सिटीज़ के बारे में बात की और बहुत विकास करते थे। लेकिन इस चुनाव में देख रहे हैं कि वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा शिफ्ट हो रहा है दूसरे तरफ, नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं उनके भाषण में। तो ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? 4th फेज़ के बाद ये शिफ्ट हुआ, 3rd फेज़ के बाद ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? क्या कॉन्फिडेंस कम हो रहा है? नहीं, कॉन्फिडेंस कम नहीं हो रहा है। मोदी जी का विकास के प्रति अभी भी लगे हुए हैं और विकास के प्रति ही सोच हो रहा है। और आने वाले 5 साल में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार कुछ कठोर डिसीजन लिया जाएगा और विकास के लिए जो कटिबद्ध है वो होगा। नहीं होने का तो कोई ये नहीं कि विकास के लिए नहीं होगा। अब विकास पे चर्चा हो ही रही है और विकास के लिए काम किया जा रहा है और मोदी जी हमेशा चौंकाने वाला ही काम करते हैं और निश्चित तौर पर इस बार विकास के लिए चौंकाने वाला काम करेंगे। जैसे 10 साल में यहाँ के लोग नाखुश थे सांसद से, तो आप लोगों ने सांसद ही बदल दिया, सांसद प्रत्याशी ही बदल दिया। बिल्कुल। इससे कितना फ़ायदा हो रहा है? भाजपा को फ़ायदा हो रहा है कि अगली पार्टी को फ़ायदा हो रहा है? देखिए, भाजपा को फ़ायदा हो ना हो, हज़ारीबाग की जनता को तो फ़ायदा हो रहा है। वो 10 साल में नदारत ही रहे फील्ड पे और कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस बार चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी, जो कभी इस सीट जल्दी लूज़ नहीं करती, वो सीट से हम लोग हाथ गंवा बैठते। ये तो क्या यही कारण है कि उनको हटाया? बिल्कुल साफ तौर पे जयंत जी का कभी लोगों के प्रति लगाव नहीं रहा, कभी जनता के बीच में गए नहीं, किसी के सुख दुख में कभी शामिल नहीं हुए। ये तो निश्चित तौर पे देखा जा रहा था। यशवंत सिन्हा से मैं इंटरव्यू कर रहा था तो वो बता रहे थे कि मैं हज़ारीबाग सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मनीष जसपाल जी को हराया जाए। कितना इसमें सच्चाई है, कितना डेप्थ है, वो इसके लिए कितना काम कर रहे हैं और क्या इसका प्रभाव इस चुनाव में पड़ने वाला है? उनको एक चीज़ ज़रा पूछना चाहिए था आप लोगों कि मनीष जायसवाल जी को हराना या भारतीय जनता पार्टी को हराना। कभी बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी को मैं हराना चाहता हूँ, तो अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, खुद का उनका मोह भंग हुआ था, दूसरे दल में शिफ्ट हुए थे, तो 2019 में आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं किया? इसलिए कि आपके पुत्र खड़े थे। उस समय धृतराष्ट्र क्यों बन गया? आपको तो धृतराष्ट्र नहीं बनना चाहिए था। अगर आप भाजपा विरोधी हैं तो 2019 में भी आपको भाजपा का विरोध करना चाहिए था। तो साफ तौर पे लगता है कि आप एक सच्चे इंसान हैं। आपको भाजपा ने जितना मान सम्मान दिया, 3 बार आप सांसद रहे, 2 बार आपके पुत्र सांसद रहे, आपने 2 बार
विधानसभा में भी रहे, प्रतिपक्ष का नेता भी रहे, क्या किया आपने हजारीबाग के लिए? कभी लोगों के प्रति दर्द उनका दिखा नहीं कि कोई भी गरीब आदमी घायल हो गया है या किसी भी समस्या में है तो मैं उसका समाधान करूँ, नथिंग, किसी को नहीं देख। एक भी आप एग्जाम्पल दे देंगे मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, कभी उन्होंने इस तरह का कोई कार्य नहीं किया। मेरे भी उनसे अच्छे ताल्लुकात थे, मैं भी उनको बोला कि सर आप इतने बड़े हैं, इतने बड़े लोग हैं, अगर आप चाह लेंगे तो हजारीबाग का कायाकल्प हो जाएगा। पद में रहते तो नहीं कहे, लेकिन पद पे जाने के बाद भी आपका जो कॉन्टैक्ट है और जो कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने बोला मैं खुद अपनी ज़मीन दे रहा हूँ, एक अस्पताल बनाइए, आपको इतने कॉरपोरेट घराने से ताल्लुकात है तो आप थोड़ा सा मदद करिए, हाथ रखिए, हम लोग हजारीबाग में झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल बनाएंगे, फ्री इलाज होगा, आप मरने के बाद भी पूजे जाएंगे, हैप्पी एंडिंग कीजिए। ये तो गलत बात हो रहा ना। हजारीबाग सीट उनको तो रजिस्ट्री नहीं कोई कर देगा, लोकसभा सिन्हा परिवार का हो गया, चलो इनको रजिस्ट्री कर दिया जाए, तो जाके हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस में इनको रजिस्ट्री कर दें। मतलब आपके कहने का मतलब है कि प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा और उल्टा फायदा ही हो रहा है। अगर उनका इतना ही कॉन्फिडेंस था तो एक बार चुनाव में लड़के देख लेते, जमानत जब्त करा के जाते। अब अंतिम समय में उनको बोलिए हैप्पी एंडिंग करें, मार्गदर्शन कोई करें। इतने पढ़े लिखे विद्वान आदमी और इस तरह का काम कर रहे हैं, हम लोग को उनके बारे में बोलने में भी छोटा महसूस करते हैं, बोलना भी नहीं चाहिए उनके बारे में, लेकिन जिस तरह को कार्य कर रहे हैं कि कल हो के शहर में चलने वाला छोटा छोटा बच्चा भी उनके विरोध में बोलेगा, उनको शोभा भी नहीं देता। अभी भी वक्त है, उनके पुत्र के लिए भी वक्त है कि आए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सपोर्ट करें, मनीष जायसवाल के पक्ष में सपोर्ट करें, या हजारीबाग के लिए कुछ बढ़िया काम करें, यही मैं चाहता हूँ। आपसे जब भी बात करते हैं तो आप एक बात बोलते हैं, अस्पताल खोलेंगे। ये कब से आया दिमाग में कि अस्पताल खोलना है? अस्पताल की बात करते हैं, अच्छे सुविधा की बात करते हैं, तो क्या आप जब बनेंगे हजारीबाग में कुछ ऐसे पोस्ट में तो क्या कर लेंगे यहाँ के अस्पताल के लिए? सदर अस्पताल की बात कर लें, देखिए, सरकारी अस्पताल की बात कर लें। मैं सरकारी अस्पताल पे बहुत ज़्यादा कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, पद होने के बाद ही पता चल पाएगा, और मैं करूँगा। आपका सोच से अनुसार ही आपका रिजल्ट होता है, लेकिन मैं अपने बल पे, अपने लोगों के जन सहयोग से कुछ ऐसा करूँगा कि एक इतिहास बना के जाएंगे। मैं ऐसा करूँगा अपने बल पे, अपना संपत्ति दे के, लोगों के सहयोग से, कि फैज़ जी से भी मैं पैसा ले लूँ कि फैज़ जी आप महीना में कितना दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं, 500, आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए। और जिस लोग जो इस तरह के हैं वो जुड़े, और लोग जुड़ना चाहते हैं। आने वाला पीढ़ी अब लोगों की सेवा के लिए तैयार है, चाहे किसी समुदाय, किसी संप्रदाय का हो, हर लोग चाहता है। आप देखिए, ब्लड के लिए हजारीबाग में ब्लड डोनेट करना एक बहुत बड़ी बात थी, लोग डोनेट नहीं करना चाहते। तो हम लोग जब शुरू किए थे तो लोग भागते थे, लेकिन 5-5 हज़ार लोग आए ब्लड देने के लिए, और हम लोग 300-400 यूनिट से ज़्यादा नहीं ले पाते थे, कोई समय नहीं होता था, कर नहीं सकते, स्टोरेज का प्रॉब्लम था। तो आज लोग इतना मोटिवेट हुए कि हजारीबाग में ब्लड का कमी नहीं हो रहा है। लोग जो इमरजेंसी दवाइयाँ रहती थी, जो अस्पताल में नहीं थे, जब हम लोग लगे राजनीति में नहीं थे, तो राजनीतिक के लोग को लगा कि नहीं, इस ओर ध्यान देना चाहिए। एंटी वेनम दे के हम लोग कितने लोगों को जान बचाए। क्या था उसमें, 1500 रुपये में दवा मिलता था, अभी थोड़ा सस्ता भी हो गया। उसके चलते किसी का परिवार उजड़ जाए तो अच्छा नहीं था। इसी तरह बहुत कुछ है, दर्द देखे हुए नज़दीक से करना चाहते हैं। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आगे भी आप चुनावी राजनीति में रहेंगे, और क्या यही कारण है कि अभी आप मनीष जी के साथ लगातार प्रचार कर रहे हैं, ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं? क्या विधानसभा की ऐसी कोई तैयारी है अभी से? अभी तो विधानसभा का तैयारी बोलना भी तो गलत हो जाएगा, और आने वाले दिन में क्या होगा लोग सब जानते हैं और समझते हैं। जो भी होगा बेहतर ही होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हजारीबाग में बहुत कुछ करने का है। आज देखिए, हजारीबाग में कोचिंग इंस्टीट्यूट करीब 700 से ज़्यादा है। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत मेधावी, बहुत मेहनती हैं, लेकिन सही जगह, सही प्लेटफॉर्म आज तक नहीं मिल पाया। उसको मिलना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट लोग वाले को भी सुविधा मिलना चाहिए। तो कहीं सोचा नहीं, कोटा से बड़ा हब हो जाता हजारीबाग, एजुकेशन हब बनाने का बात किए। हमारे सिन्हा जी ने सिलिकॉन सिटी बनाने की बात किया, हम लोग को सबका ऊपर से चला गया। कुछ एजुकेशन हब बनाने का कोशिश करते हैं, या कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कितने बच्चे हैं हजारीबाग में? 1 लाख बच्चे बाहर से, उनके चलते यहाँ की अर्थव्यवस्था चल रही है। बहुत सारा ऐसा घर है जिसमें पेंट पोछाड़ा नहीं हो पाएगा अगर लड़के लोग यहाँ से चले जाएँ। अगर वो बच्चे चले जाते हैं तो सब्जी या होटल सबका ताला बंद होने के कगार पे होता है, किसी छुट्टी में जाते हैं। तो बहुत कुछ है हजारीबाग में, बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ किया जा सकता है। टूरिस्ट के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, और मनीष जायसवाल जी को ध्यान में भी है। कोडरमा का जो आप देखे रहे होंगे तिलैया डैम, डल झील से बेहतर है। वाटर स्पोर्ट्स अगर क्या नहीं किया जा सकता हम लोग का, टूरिस्ट के लिए नया बगल में गया, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। एक चीज़ और जो बेसिक प्रॉब्लम हमारा शहर फेस कर रहा है अभी भी, विधायक भाजपा के ही हैं 10 साल से, लेकिन ड्रेनेज का प्रॉब्लम हर बरसात में होता है।
लोग कहते हैं कि बरसात में नेताओं के पोल खुल जाती है, कहीं भी जाएंगे सड़क भीगी रहती है, नाली का पानी जो है सड़क पे रहता है। दूसरा है ट्रैफिक व्यवस्था जो हज़ारीबाग में है, वो हमेशा से देख रहे हैं हम लोग, चाहे किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, वो 10 साल से देख रहे हैं। उस तरफ कभी काम हुआ नहीं है यहाँ पे। आप अगर आपको मौका मिलता है या आप इस तरफ जाते हैं, या आपका क्या इसमें राय है, कैसे सुधारेंगे? ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ट्रैफिक हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़ी बन जाती हैं आगे। बिल्कुल, काफ़ी समस्या है ट्रैफिक का, आप देख रहे होंगे, चाहे से हमारा सब्जी मार्केट है, डेली मार्केट जो भी है, क्या बुरा हालत में है। हज़ारीबाग पहले देखते होंगे, हज़ारीबाग का शहर का अगल बगल में नदी था, कुनार नदी, ड्रेन का पानी वहाँ जा सकता था, लोगों ने बंद कर रखा है। जो जाता, पहले देखेंगे जो प्लान हुआ था, बाडम साहब का जो प्लान था वो बहुत ज़बरदस्त प्लान था। उस समय उस 100 साल आगे का सोच के गए थे, उसको हम लोगों ने कम किया। जो भी पुल पुलिया था उसको बंद करके घर मकान बनाया गया है, उसके चलते ड्रेनेज सिस्टम आ रहा है। एक मास्टर प्लान का बहुत ज़रूरत होगा। हज़ारीबाग में काफ़ी लोड बढ़ा है, काफ़ी पॉपुलेशन हज़ारीबाग का बढ़ा है, उस हिसाब से प्लानिंग करना होगा, ट्रैफिक के लिए भी प्लानिंग करना होगा, हर चीज़ के लिए मास्टर बहुत बड़े प्लान की ज़रूरत है। उसके बिना नहीं हो सकता, कोई विधायक छोटा सा प्लान में कुछ नहीं हो सकता, मास्टर प्लान की ज़रूरत है। हज़ारीबाग शहर में प्राकृतिक ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ कभी नली का प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकता। ये कोई बिहार नहीं है कि समतल फ्लैट लैंड है उसके चलते हो सकता है, सब कुछ होते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, उसका समस्या है। आप देखिएगा जो पुराना शहर हज़ारीबाग का पूरा क्या बढ़िया से उनका रोड निकाला गया था, उनका बगीचा के उधर जाएंगे तो 150-200 फीट का चौड़ा रोड है, उसको हम लोग ऐसे सिकुड़ते जा रहे हैं। ट्रैफिक की समस्या है तो बोल देने से तो नहीं होगा, कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं। जब तक आप ट्रैफिक पार्किंग के लिए सुविधा नहीं बनाएंगे, जगह नहीं लेंगे, जगह को नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आप किसी को बोल देंगे कि टॉयलेट नहीं करना है तो अच्छी बात है, लेकिन टॉयलेट कहाँ करना है वो तो बताना होगा। आप बोल देंगे पार्किंग नहीं करना है, लेकिन पार्किंग कहाँ करना है उसका जगह हमको देना होगा। तो बोले बहुत बड़े प्लानिंग की ज़रूरत है, जगह जनहित में लेना होगा, एक्विजिशन के तहत लेना होगा, सरकारी लैंड लेना होगा, बहुत सारा कुछ करना होगा तभी हो पाएगा। ऊपर से बोलने से कुछ नहीं होने वाला, जैसे था और बुराई हो रहा है। हमारे पूरे जितने भी शहर के वाटर बॉडी थे वो भी सूखते जा रहे हैं। छठ तालाब का देखिए क्या हालत हो गया, बिना प्लान का किया गया। ग्राउंड कितना बढ़िया था, जो देखें कोलंबस कॉलेज से लेकर स्टेडियम तक था, किस तरह से उसको बर्बाद कर दिया गया। हमारे यहाँ अफसर लोग जो थे, हमारे जनप्रतिनिधि उसको कभी रोके नहीं। आज से 15-20 साल पहले ही खराब हो चुका है। कोलंबस कॉलेज का ग्राउंड किसी तरह का नहीं है, ना आप फुटबॉल खेल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना क्रिकेट खेल सकते हैं। उसको भी जिस तरह से पैसे लूट के चलते बर्बाद किया गया। स्टेडियम इतना बड़ा था उसको बर्बाद किया गया। कभी इंडिया रसा का मैच हुआ था उस ग्राउंड में, अभी देखिए मिशन स्कूल के पास जो ग्राउंड है उसको देखिए। तो बहुत कुछ देखने वाले चीज़ है और बहुत कुछ अंदर से समझने का चीज़ है। अब यही कामना करेंगे कि मनीष जायसवाल जी सांसद बन के जाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ा विजन उनके पास है और कुछ कर पाएँ, मोदी जी को ध्यान आकर्षित कराएं। बिना सेंट्रल का मदद का इतना बड़ा काम हज़ारीबाग में होने वाला नहीं। मतलब सांसद फंड से होगा या विधायक फंड से होगा? विधायक फंड में उतना ताकत नहीं है, और झारखंड में अगर ये सरकार जाती है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को, तो बाबूलाल जी का भी सोच बहुत बढ़िया है। जब वो पहले प्रधानमंत्री थे उस समय भी बढ़िया सोच रखते थे, और निश्चित तौर पे अगर सरकार बनेगी तो इस बार हम लोग भी कुछ लग सक के रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ के काम कराने का प्रयास करेंगे। चुनाव में वापस आते हैं तो अब कल जो है बिल्कुल थम जाएगा, तो 3 बजे के बाद क्या करेंगे? लास्ट दिन जो है 19 तारीख को क्या करेंगे और कैसे लोगों तक पहुंचेंगे? जब प्रचार गाड़ियां जो गाने बजने बंद हो जाएंगे, वो उस टाइम क्या करते हैं? आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा पहले भी, जब चुनाव प्रचार बंद हो जाता तो क्या करते थे, कितने लोग साथ में निकलते थे, कैसे करते थे? देखिए प्रचार प्रसार तो देख रहे होंगे, इस बार तो बहुत कम है पहले के अपेक्षा। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, अब साउंड बजाने का, गाड़ी निकालने की ज़रूरत नहीं है। चाहे ग्रामवासी हो या शहर के वासी हो, ज़रूरत नहीं है उसका, मेरा समझना। आप सिर्फ लोगों के बीच बिना माइक का भी हाथ जोड़ के अपना बात रखें और निवेदन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकलें घर से और वोटिंग करें। इतना एरिया में घूमे, कहीं भी विरोध दिखा आपको कि प्रदीप प्रसाद जी आ रहे हैं, उनके खिलाफ में विरोध? क्योंकि बहुत नेताओं का देखते हैं कि काफ़ी दिनों से वोट मांगने के लिए सिर्फ आते हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ आपको फील्ड में कभी? देखिए हमको आशीर्वाद मिला मेरे भविष्य के लिए, विरोध तो हमको नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। हर जगह बहुत बढ़िया रिस्पांस, बहुत आशीर्वाद मिला, और मोदी जी के प्रति लोगों का तो बहुत, इस बार जितने लोग हैं देना चाहते हैं वोट, और लगता है रिकॉर्ड वोट इस बार आएगा, पिछले बार से ज़्यादा वोट मिलेगा। तो कितना मतलब आकलन लगा रहे हैं आप? देखिए 4 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे हम। 5 लाख पार का जो बोल रहे हैं वो तो बोलने का है, लेकिन आपके पास सच है। हाँ 4 लाख से ज़्यादा ही। और पूरे झारखंड में कितनी सीटें आएंगी?
अब इस बार तो लग रहा है 14 में 14 सीट जीती, 14 में 14 सीट जीतेंगे। पिछली बार 13। 13 बोले थे, लेकिन जो सीट पर हमको डाउट था उसका चुनाव हो गया, वो भी अब कंफर्म हो गया। देखिए, डाउट हमको खूंटी सीट पे था, अच्छा, लेकिन इस बार जो वहाँ का पोलिंग हुआ, जो रिपोर्ट आ रहा, वो खूंटी सीट भी हम लोग जीत रहे हैं। तो खूंटी भी 14, मतलब हाँ खूंटी भी 14 14 में 14 जीता जाएगा। और यहाँ जेबी केस से कुछ प्रभाव रहेगा संजय? नहीं, जेबे से केसेस का प्रभाव नहीं रहेगा। चलिए, शुभकामनाएं मेरी, सब छोटे भाई जैसे हैं, आप भी निर्दलीय लड़े थे, मेहनत बहुत कर वोट लाए थे। मेहनत कर रहे हैं, और मेरी शुभकामनाएं है कि लड़े, अच्छे से लड़े बस। बिल्कुल। तो आगे क्या करेंगे? चुनाव के बाद समाज सेवा में लगे ही रहेंगे कि भूल जाएंगे हम लोग को, या फिर हजारीबाग वासियों को? देखिए, नेता बनने के बाद सब भूल आप जाता है। मेरा एमएलए एमपी बनने के बाद माहौल अलग रहता है। नहीं फैज जी, मैं आपको बता रहा हूँ, 365 दिन में मेरा ऑफिस 364 दिन खुलता है। कभी भी नहीं है कि हम लोग 10-15 लोग सेवा के लिए तैयार नहीं। वो न बंद हुआ है, न मेरे जीते जी बंद होगा। जब तक मेरा हाथ पैर चल रहा है तब तक चलेगा, चलता रहेगा। बिल्कुल। मतलब पूरा त्याग दिए हैं सब कुछ। हाँ, यही अच्छा। क्या है, आदमी को क्या चाहिए? खाने के लिए दाल रोटी या जो भी खा सकता है। जैसे जैसे उम्र होगा वो भी घटता है, तो उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आप उसका कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हम देखते हैं आप जब पार्टी बदलते हैं तो आपके कार्यकर्ता भी आपके साथ आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? वो देखिए, लोगों को मेरा पार्टी से प्यार मेरे नहीं होता, आपसे प्यार हो गया है क्या? नहीं, मेरे कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो सारे मेरे परिवार जैसे हैं, और मेरे साथ ही रहेंगे जब तक हम हैं, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, मतलब जोड़ के रखे हुए हैं, चाहे वो जोड़ कहीं के का क्या भी रखते हैं, लगाव है सबका, एक नेचर के हम लोग हैं। एक ही सिद्धांत है सबका, सबके दिल में है कि हम समाज सेवा करें, अच्छा काम करें। बिल्कुल। तो देखिए, चुनाव प्रचार तो खत्म हो ही जाएगा कल, लेकिन इनका प्रचार चलता रहेगा। और हज़ारीबाग में जो है चुनावी गर्मी, ठंडा तो नहीं है इतना, गर्मी का माहौल है, और चाय भी ख़त्म हो गया है। तो चाय पे चर्चा ठीक है, कहने के लिए है, लेकिन इस बार शिकंजी और जैसे बोल रहे हैं कि ठंडा पे चर्चा चल रहा है हर जगह गांव में जहां जा रहे हैं। चुनाव में हज़ारीबाग में उस तरह का माहौल नहीं है, उत्साह नहीं है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। जो कार्यकर्ता हैं वो जिस तरह से पार्टिसिपेट करते थे पिछली बार, इस बार वैसे ही कर रहे हैं। जैसे प्रदीप प्रसाद जी को हम लोग देखते हैं हर चुनाव में इंटरेस्ट ले काम करते हैं, उस तरह से इस बार भी देखा गया है। अब देखना यही है कि 20 तारीख को लोग क्या करते हैं, 2 नंबर, 1 नंबर या 16 नंबर जेबी केसेस। हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? मैं नहीं, पब्लिक को यही मैसेज जाना, मतदान जरूर करें। कोई भी आदमी मतदान से ना चूके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सारे लोग मतदान करें, जहां आपका दिल करे मतदान जरूर करें। बिल्कुल, मतदान के लिए सब लोग बोलते हैं, चाहे वो कितने बड़े भी नेता हों, ये नहीं बोलते हैं कि उन्हें मतदान करें।